आज योर मनी में हम करने वाले हैं महिलाओं की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और उन्हें बताने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के मूल मंत्र, क्योंकि कामकाजी महिलाओं में 80% से ज्यादा निवेश से जुड़े फैसले खुद नहीं लेती हैं। ये बात सामने आई है निल्सन के कराए एक सर्वे में जो देश भर में वर्किंग वुमेन के बीच किया गया है। सर्वे के मुताबिक ज्यादातर कामकाजी महिलाएं अपने पैसे के निवेश के लिए परिवार के सदस्यों, दोस्तों या फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर निर्भर करती हैं। इस सर्वे में देश भर से 4,800 महिलाएं शामिल हुई जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच थी। ये सर्वे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु और चेन्नई में किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 18% सिंगल वर्किंग वुमेन निवेश से जुड़े फैसले खुद करती हैं। शादीशुदा महिलाओं में ये तादाद और भी कम थी, जहां सिर्फ 13% महिलाएं भी निवेश के मामले में आत्मनिर्भर पाई गई। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि ज्यादातर महिलाएं निवेश में जोखिम लेने से बचती हैं और इसीलिए वो अपना निवेश ज्यादातर फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बैंक डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, सोने, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और बॉन्ड्स में ही करती हैं। तो आज योर मनी में हमारी यही कोशिश है कि महिलाओं को फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ थोड़ा जागरूक किया जाए और उन्हें सही राह दिखाई जाए। इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ट्रांसन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के CFP कार्तिक जवेरी और फाइनेंशियल एडवाइजर अर्नब पंड्या। आप दोनों का ही इस खास शो पर स्वागत है। सबसे पहले अर्नब जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं का फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इतना ज्यादा ज्ञान ना होना, इतनी दिलचस्पी ना दिखाना, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? अगर आप देखें तो जब महिलाएं आती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब उनके सामने आज इतने सारे चॉइसेस हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप देखें तो ये ऑप्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कि इनमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके रिटर्न्स क्या है, उसके रिस्क क्या है। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि ये सब पूरा माहौल देखने के बाद थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं लोग कि इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करें और क्या हम यह पूरी तरह से एक बराबर तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि नहीं। और इस को लेके काफ़ी बार लोगों अपना जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो दूसरों को सौंप देते हैं या उनके कहने पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो अर्नब, महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आप ये समझाएं कि जरूरी क्यों है? भले ही कोई हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, फाइनेंशियल प्लानिंग से किस तरह वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं, ये समझाएं। अगर आप देखने तो जाए तो महिलाएं वर्चुअली पूरा हाउस होल्ड बजट को कंस्ट्रक्ट करती है, उनका मेंटेनेंस करती है या पूरा घर चलाती है। उनको काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ पे ज़्यादा जानकारी रहती है जिससे पूरा परिवार की कंडीशंस में सुधार आए, उनका डेवलपमेंट हो, बच्चों को क्या चाहिए, घर में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या करना है। ये सभी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ महिलाओं को पूर्ण जानकारी रहती है। इसीलिए एक अगले स्टेप के हिसाब से इतना भी ज़रूरी है कि महिलाएं अपने खुद के जो पैसे हैं उनके पास उसका पूरी तरह से प्लानिंग करें, जिससे इसका जो आउटकम है या रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा हो और इससे न सिर्फ महिलाओं को खुद के लिए पर अपने पूरे परिवार के लिए एक अच्छा सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कार्तिक, साफ तौर पे जो महिलाएं हैं वो फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकती हैं घर की, थोड़ी बहुत अगर उनको नॉलेज हो जाए फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब आप ये समझाइए कि रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में महिलाओं का जो रुझान है वो ज़्यादा यहाँ पर पाया गया है। तो इस लिहाज में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो करती हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो आपको ये चाहिए कि जो सबसे आसान तरीका हो, जो सबसे शॉर्ट टाइप का तरीका हो, जिसमें आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना हो
और जो प्रोडक्ट एकदम सिंपल है। तो जैसे कि सिंपल प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो आपको पता है कि अगर ये शेयर आप खरीदते हैं और उसे 15-20 साल तक रखते हैं तो आपको ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये एक बहुत ही सीधी सादी फिलॉसफी है। अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको पता है कि आप रोज़ रोज़ का भाव नहीं देखने वाले, चाहे भाव 10% या 20% उतार चढ़ाव हो रहा है तो इसमें आपको इतनी परेशानी नहीं होती। सो उसी प्रकार से महिलाएं जो है, जो अपना इन्वेस्टमेंट या अपना निजी डिसीजन जो लेती है वो उस प्रकार से लेती है कि थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म हो जाता है तो बीच में उन्हें सोचना नहीं पड़ता कि इसका क्या करें, कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट को रीप्लान करना है या ये इन्वेस्टमेंट निकाल के कहीं और डालना है तो आप कहाँ डालें और कोई गलती ना हो जाए। और अगर बाई चांस गलती हो गई तो 10 ऐसे लोग हैं जो आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपको सवाल पूछेंगे तो कि आपने ये किया क्यों। क्योंकि क्या है, हमारा समाज इस तरह से बन गया है कि आप घर देखिए, हर घर के बाहर पुरुष देखता है, जो ऑब्वियसली बदल रहा है और बहुत ही तीव्र गति से बदल रहा है। बट वो तब होता है जब किसी का मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है, जब कोई आपत्ति आती है या कोई परेशानी आती है, वो चाहे लीगल परेशानी हो या परेशानी इसी चीज़ की हो कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और तब उनको लगता है कि नहीं, मुझे आगे एक पैर बढ़ा के पता करना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और हमारी जो उन्नति है, प्रगति है, वो क्यों नहीं हो रही है। तो ये हो रहा है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो ध्यान रखे तो नेचुरली इन द लॉन्ग टर्म दोनों का ही फायदा होता है। और अगर उनको कुछ पता है तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी ज़रूरी बात है। उन्हें अगर पता है कि बैंक कहाँ है, लॉकर कहाँ है, चाबी कहाँ है, किसको पता करना है, किसको फ़ोन करना है, भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करें। बिल्कुल। ऐसे में हाउसवाइफ जो होती हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग अक्सर नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास समझ ही नहीं होती है, नॉलेज ही नहीं होती, जिसके चलते वो फाइनेंशियल डिसीजंस जो है अपने घर के कई बार नहीं ले पाती हैं। तो उनके लिए आपको क्या लगता है, उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? क्या बेसिक चीजें हैं जो उन्हें सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए, वो जानकारी बटोरनी चाहिए? सबसे पहले चीज़ तो उन्हें अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए, और पहल यहाँ से होती है कि अपने पति से या अपने पिता से या अपने भाई से, जो भी कुछ ये मैनेज कर रहे हैं, उनसे सिर्फ जाके एक अच्छी तरह से पूछें कि क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ समझाइए, मुझे बताइए, और आप किसके साथ डील कर रहे हैं उसका नंबर दीजिए। कभी मैं उनको अपॉइंटमेंट लेती हूँ और उनसे जाके 2 बातें करती हूँ। मुझे अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ पता करना है, ये नहीं पता करना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, मुझे सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ाना है। और आमतौर पे हम भी ये कहते हैं हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को कि आपकी वाइफ को भी बताइए कि आपके पास क्या है, आप दोनों साथ में आइए, जो डॉक्यूमेंट्स होता है आप उसमें जॉइंट सिग्नेटरीज बनाइए। तो ये करने से ये होता है कि वो जहाँ पे भी सिग्नेचर करती है उनको इतना तो सवाल आता है कि ये कहाँ सिग्नेचर कर रही है और हम क्या कर रहे हैं अपने पैसे से। तो अगर शुरुआत में सिर्फ आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है, और इन्वॉल्वमेंट के लिए मेरे ख्याल से जो भी दूसरी साइड पे है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो आपको हैप्पीली इन्वॉल्व करेंगे। बस सवाल ये है कि आप पूछ लीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर ज़रूरत है तो बस इन्वॉल्वमेंट की, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने की, और वो जानकारी अपने घर वालों से ही लेने की, जहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की बात है। इसी के साथ योर मनी में फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अर्नव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और इस ब्रेक के बाद हम शुरुआत करेंगे हमारे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, जिनका जवाब देंगे कार्तिक जवेरी। आप बने रहिए हमारे सवाल। योर मनी में आज हम कर रहे हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं कार्तिक जवेरी। तो शुरुआत करते हैं पहली दर्शक के साथ। बैंगलोर से सबिता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। नमस्कार सबिता, अपने बारे में कुछ बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, पूछिए। थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं, और मैं कम से कम 7,000 और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है। मैं ऑलरेडी 3,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ, और मैंने आपको मेरे बाकी डिटेल्स भेजे हैं। ठीक है। इंश्योरेंस मेरे पास है ऑलमोस्ट 27.5 लाख इंक्लूडिंग टर्म प्लान एंड 3 म्यूचुअल फंड, प्लस आई ऑल्सो डू नॉट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अच्छा। सो मुझे ये पता करना है कि मुझे कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना है, इधर अ फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल प्लान, बिकॉज माय ब्रदर हैज ऑलरेडी टेकन अ फैमिली फ्लोटर फॉर माय पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। एंड मुझे एक गोल्ड फंड भी चाहिए फॉर द लॉन्ग रन, एंड कोई ऐसा फंड जिससे मैं रेगुलरली पे आउट, मतलब मुझे रेगुलरली इनकम मिलते रहे ऑन अ रेगुलर इंटरवल इफ पॉसिबल। आपका कोई गोल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई गोल है आपका? हाँ, the most recent goal is मुझे in 3 years I will be needing somewhere around 5 lakhs for down payment.
एंड उसके बाद अगर मुझे 3-5 साल में और अगर फंड्स मिलते रहे तो इट विल बी बेटर। ठीक है, ठीक है। तो कार्तिक, सबसे पहले हम आते हैं इनकी इंश्योरेंस पर। तो जहां तक लाइफ कवर की बात है, इन्होंने लिया हुआ है, इनके पास 25 लाख का टर्म कवर है। LIC जीवन आनंद पॉलिसी इनके पास है, प्रीमियम इसका 13,500 रुपये सालाना ये भरती हैं। PPF है इनके पास 3 लाख का। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में 3,000 महीना डालती हैं और 7,000 रुपये ये निवेश कर सकते हैं, बढ़ाना चाहती हैं ये। तो सबसे पहले लाइफ कवर की ज़रूरत पर आते हैं। आपको लगता है इन्हें ज़रूरी है लाइफ कवर इनका होना? गुड पॉइंट। सविता, सी आप सिंगल है, जो आपके डिटेल्स आपने भेजे हैं उसके हिसाब से आप पे कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। जो आपके पेरेंट्स हैं वो शायद आपके ब्रदर भी उनका ध्यान रख रहे हैं, तो आपके लिए इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जरूरत नहीं पड़ती कि अगर आप न रहे तो आपके पीछे कौन सफ़र करेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको लाइफ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं। सी आमतौर से सभी लोगों को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, पर सभी लोगों की ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती। किसी का फैमिली होता है, किसी को कुछ लोन्स होते हैं, किसी को कुछ अन्य गोल्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को फुलफिलमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी पैसा नहीं होता, इसलिए हम एज अ वर्चुअल एसेट, एज एन आर्टिफिशियल एसेट हम इंश्योरेंस लेते हैं कि भगवान ना करे कभी अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस हमारी मदद कर देगा। पर आपके केस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो आपका गोल है, वो गोल तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको अपने रियल एस्टेट के लिए जो पैसा जो जमा करना है, उसके लिए आप जो SIPs कर रही हैं और थोड़ा सा और आप SIP कर दें। मेरे हिसाब से मेरा जो आंकड़ा आया था वो करीब 12,500 का आया था कि आपको उतना पैसा जोड़ना पड़ेगा। और अगर वो आप रेकरिंग फंड्स में भी करें और कोई जोखिम ना ले तो भी आपका आराम से आपका जो लक्ष्य है 5 लाख का, वो करीब करीब अचीव हो जाएगा। और बाकी जो ये जीवन आनंद टाइप की पॉलिसीज हैं, इसमें तो अनफॉर्चुनेटली 4% टाइप का रिटर्न मिलता है। इसमें तो पहली चीज है आपको जाना ही नहीं चाहिए था। तो अगर इसमें हो सके तो आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही रीस्ट्रक्चर करा दीजिए, जो 5 साल का या 3 साल का जो भी इनका मैंडेटरी पीरियड होता है, उसके बाद आप प्रीमियम भरना बंद कर सकती हैं। पॉलिसी ऑटोमेटिकली पेड अप हो जाएगी, आपका नुकसान कम होगा। हेल्थ कवर पे आप क्या कहेंगे? हेल्थ कवर ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस उसके खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो अगर इसके ना होने से जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग इधर उधर कर सकते हैं। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपके ब्रदर की ही फ्लोटर पॉलिसी में देंगे। अभी आपके ब्रदर के पास कौन सी पॉलिसी है हमें पता नहीं है, बट कुछ ऐसी कंपनीज है जो सिबलिंग्स को भी, यानी कि भाई बहनों को भी कवर करती हैं। तो आप वहां पे अपने आप को जोड़ सकती है और अपना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन उसको दे सकती है। ये एक उपाय है आपके पास। दूसरा उपाय है कि आप अपना इंडिविजुअली मेडिक्लेम ले लें। और तीसरा ये भी है कि आप अपने लिए एक फ्लोटर भी ले सकती हैं, जिसमें आप अपने पेरेंट्स को एडिशनल बेनिफिट भी दे सकती है अगर आप चाहे तो और अफोर्ड कर पाए तो ये सारी ही ऑप्शंस है। पर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस इमीडिएटली आज के आज आप ऑनलाइन भी खरीद सकती है। कम से कम 2-3 लाख रुपए का तो आपको कवर आज ही रात को खरीदना चाहिए, उसमें 1 मिनट की देरी नहीं होनी चाहिए। घर खरीदना है इनको अपने लिए जी, तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? जो बेसिकली वो कर रही है, ये कुछ SIPs कर रही है और 7,000 डाल सकती है। तो जैसे कि हमने बताया कि करीब 12,500 अगर वो जोड़ सकती है तो उससे उनका ये लक्ष्य अचीव हो जाएगा। अगर वो SIPs करे तो भी मार्केट का सिचुएशन काफी ठीक है। अगर ना करना हो और जोखिम नहीं लेना, अगर रिकरिंग डिपॉजिट के 8% से भी चले तो भी ये गोल अचीव हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी तो आपको सलाह यही मिल रही है कि 12,500 तक का आपको निवेश करना होगा हर महीना। और जहाँ तक आपके हेल्थ कवर की बात है, आपको बता दिया है कार्तिक ने, जल्द से जल्द अपने लिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी आप ले सकती हैं। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पर चंडीगढ़ से गुरलीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। नमस्कार गुरलीन, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं स्टूडेंट हूँ एंड मैंने सिप में, म्यूचुअल फंड की सिप में इन्वेस्ट करना शुरू किया था फ्रॉम दिसंबर 2011। आई एम करंटली इन्वेस्टिंग 500 इन HDFC इक्विटी फंड ग्रोथ एंड 1,000 इन HDFC बैलेंस फंड ग्रोथ एंड आई हैव अ लाइफ कवर ऑफ 9 लाख। ठीक है गुरलीन, आपकी डिटेल्स तो हमारे पास हैं। आप ये बताइए कि आपको ये निवेश करने की सलाह किसने दी थी और आप करती क्या हैं? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अर्निंग अभी, तो अभी मैंने वैसे ही सेविंग्स शुरू की थी। हाँ, तो ये आपकी पॉकेट मनी से सेविंग्स है? सॉरी, ये आपकी पॉकेट मनी से सेविंग्स है? हाँ जी। अच्छा, और आपको ये निवेश की सलाह किसने दी है? आई वाज परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, तो उसी के अंदर से मुझे लगा आई शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एज वेल। ठीक है कार्तिक, बहुत अच्छी बात है Naturally, of course. तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गुरलीन का एग्जाम्पल लेके ही आगे बढ़े तो सबसे पहले इनके बारे में बताइए, इनकी जो निवेश स्ट्रैटेजी है, जितनी पॉकेट मनी इनकी बचती है शायद उससे उन्होंने निवेश करना शुरू किया है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। आई मीन बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि लोग आमतौर से जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो सट्टा कर लूँ, 1,000 रुपये डाल दूँ, 1,000 का 10,000 बना दूँ, तो ये माइंडसेट होती है। तो अगर आप ये बड़ी
स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आगे बढ़ रही है, तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्राइड फील करने वाली बात है। दिस इज वेरी गुड, ये करते रहिए। अगर आपको जितना भी एक्स्ट्रा पैसा अगर आपके पास हो और भी अगर आप SIP कर सके तो बाय ऑल मीन्स इसी फंड में करना चाहिए। फंड का रेपुटेशन बहुत अच्छा है और आप सरप्राइज हो जाएंगे अगर आप ये 20-25 साल तक ये इवन 1000 रुपया 2000 रुपया अगर आप जमा करते रहेंगे तो ये 25-30-35 लाख तक इतनी बड़ी रकम बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इतनी बड़ी रकम हो गई। तो यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज। तो इसलिए ये तो आपको क्रम शुरू चलता रहना ही चाहिए, इसके चाहे मार्केट की कोई भी कंडीशन हो। इसके अलावा क्या RD भी एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए? सी नॉट रियली, क्योंकि जो भी यंग लोग होते हैं मेरी सलाह नॉर्मली ये होती है कि आप कुछ ऐसा करो, या तो रियल एस्टेट लो या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर ये पैसा 20-30% इधर उधर हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे साल है, आपका पूरा करियर आपके सामने है। तो यदि आप 30-35 के नीचे हैं तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि RD वगैरह आप कीजिए जब आप 50 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, तब सोचेंगे उसके बारे में। बिल्कुल। तो यहाँ पे गुरलीन आपको सलाह यही है कि जो 2000 रुपए आप और लगाना चाहती हैं, हर महीना निवेश करना चाहती हैं, वो आप HDFC टॉप 200 में ही बढ़ा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ मिल गया होगा। और योर मनी में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम कर रहे हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं कार्तिक जवेरी। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पर प्रज्ञा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। नमस्कार प्रज्ञा, अपना सवाल पूछिए। मैं कानपुर से हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड मैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस ऑप्शन के बारे में जानना चाहती थी अपने। फर्स्टली मेरी सैलरी है 15,000 पर मंथ एंड अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज अप्रॉक्स शेयर्स हैं एंड मैंने 10 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। एक रिलायंस इक्विटी फंड है मेरे पास 1000 पर मंथ का, ठीक है। एंड IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड है 1000 पर मंथ एंड PPF अकाउंट है। आप कितना निवेश कर सकती हैं? 15,000। आप पूरी सैलरी निवेश कर सकती हैं अपनी, यानी के। तो कार्तिक ऐसे कोई गोल्स मेरे पास डिफाइन नहीं है अपने। ठीक है, तो यहाँ पर इनके गोल्स यहाँ पे डिफाइन नहीं है और साथ ही ऐसी कई महिलाएं होती हैं जो अपनी पूरी सैलरी, कोई लाइबिलिटी नहीं होती है उनके ऊपर, तो वो बिल्कुल पूरी सैलरी वो निवेश कर सकती हैं। तो यहाँ पे प्रज्ञा को क्या आप सलाह देंगे? आप देखिए प्रज्ञा, सबसे पहली चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि हमने किसी और को भी कहा था कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ठीक कर ले, या आपके फैमिली के पास है तो आप एज अ पार्ट ऑफ फ्लोटर पॉलिसी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो ज़रूर से एक प्रोक्योर कर ले। तो ये सबसे पहली एक रिस्क मैनेजमेंट या कंटिजेंसी वाली एक रिक्वायरमेंट होती है, वो आप उसको फुलफिल कर लीजिए। बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के जरिए ही आगे बढ़ना है तो करीब अगर आप 50% आपका जो है वो डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप टाइप के फंड्स में रखें और एक अन्य स्कीम ले लें, एक मिड कैप फंड वाली और एक कोई क्षेत्रीय फंड वाली, जैसे कि बैंकिंग है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक आधे से क्षेत्रीय फंड ले ले, तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी बन जाती है। यहाँ पे आप सेक्टोरियल फंड क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि हमने 1 या 2 लार्ज कैप फंड्स ले लिए, 50% पैसा तो वहां डाल दिया, एक आध हमने मिड कैप ले लिया क्योंकि वहाँ अलग टाइप की कंपनीज होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ले लिया या फार्मास्यूटिकल सेक्टर ले लिया। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी सेक्टर में अगर ग्रोथ होनी होती है, जैसे कि फार्मा लाइफ साइक्लिकल होता है, कंटिन्यूस ग्रोथ होते रहती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर साइक्लिकल होता है, तो उसमें कभी कभी आपको वो एडवांटेज मिल जाता है। तो ये आपका ट्रैक करना शायद बहुत दिक्कत वाला काम होता है, नहीं इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज द आइडिया ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज कि आप उसमें 5-10 साल बने रही है। आपको हर 2 महीने उसमें से अंदर बाहर नहीं करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है लंबी अवधि के लिए, अगर बिल्कुल एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज है, अगर आपके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो आप क्यों ना किसी ब्लू चिप शेयर्स में, जैसे कि आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया है, तो मेरे ख्याल से आप उसमें हर महीने अगर आप 5-10 हज़ार रुपये अगर स्टॉक मार्केट में भी डाल सकती हैं। अच्छी कंपनीज लीजिए, इतनी सक्षम कंपनीज लीजिए जो पिछले 50-60 साल से बिजनेस कर रही है, चाहे उसका भाव महंगा हो, पर वो कंपनीज हैं वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। किसी भी टिप पे ना जाते हुए अगर आप नेस्ले, ITC, लार्सन एंड टोब्रो, इस टाइप की, इन्फोसिस, इस टाइप की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका निवेश अगले 15 साल तक भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा और आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा, 5 गुना 10 गुना आपका पैसा बन जाएगा। ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, तो आपके लिए करीब ये स्ट्रैटेजी रहेगी मेरे लिए।
चलिए, तो प्रज्ञा, आपके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो लंबी अवधि के लिहाज से आपको सजेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिहाज से आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। 50% आप डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में डालें, 25% आपको जो है मिड कैप और सेक्टोरियल स्कीम्स में यहाँ पर निवेश करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आप अपने लिए एक इंडिविजुअल हेल्थ कवर जरूर ले लें और अपने माता पिता और भाई बहनों को भी अगर आप कवर करना चाहती हैं तो उनके लिए एक फैमिली फ्लोटर ले लीजिए। इसी के साथ कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।